So hello everyone, welcome to eGate Shala. So from today onwards we are going to start engineering mathematics as well. Okay. So हमारा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का क्लासेस ऑलरेडी चल रहा है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स. सो मुझे ऐसा लगा कि मुझे और भी कुछ सब्जेक्ट्स को स्टार्ट करने हैं, बट in order to do that I have to finish certain topics from engineering mathematics. Fine. क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि जब आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का कुछ पोर्शन सब इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें से सब्जेक्ट को सीखने के लिए, मैं बताऊंगा, आप बस सुनते रहो. तो एक्चुअली इसीलिए मैंने ये इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया है ना, सो दैट आपको एग्जैक्टली आइडिया हो जाए कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को किस तरीके से हैंडल करते हैं एंड बेसिकली मैं किस तरीके से हैंडल मतलब करूंगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को, एंड मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी किस तरीके से हैंडल करना चाहिए. ओके. सो एज यू कैन सी आई हैव रिटन द नेम ऑफ द चैप्टर्स हियर. ओके, आप देख सकते हो यहाँ पे, है कि नहीं. तो मैं किस तरीके से मतलब हैंडल करना पसंद करूंगा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को एंड किस तरीके से करना भी चाहिए. एक्चुअली देखो, मैं स्टार्ट करूंगा आपका ट्रांसफॉर्म थ्योरी के साथ में. ओके, मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स स्टार्ट करूंगा ट्रांसफॉर्म थ्योरी के साथ में. ओके, क्यों करूंगा ऐसा? बिकॉज मैं चाहता हूं कि मैं आपका कंट्रोल और सिग्नल भी अभी पैरेलली स्टार्ट करूं. ओके, तो मैं चाहता हूं कि 4 to 5 सब्जेक्ट मैं पैरेलली एक साथ लेकर चलूं. तो अगर आपको कंट्रोल और सिग्नल को बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ईजी वे में अगर हैंडल करना है, देन द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर दैट इज ट्रांसफॉर्म थ्योरी, है ना. क्योंकि मैं कई बार ऐसा देखता हूं कि बहुत इंस्टीट्यूट्स या बहुत टीचर्स क्या करते हैं, मतलब एक्चुअली होता क्या है, देखो एक इंस्टीट्यूट में एक टीचर मैक्सिमम 1 या 2 ही सब्जेक्ट लेता है ना, 1 या 2 ही सब्जेक्ट लेता है, तो वो अच्छी बात है. एक्चुअली एक टीचर अगर 1 या 2 सब्जेक्ट ले रहा है तो अच्छी बात है वो. बट प्रॉब्लम क्या होता है ना, वो टीचर को कैसे अलॉट करता है कि कौन सा टीचर फ्री है. तो कई बार ऐसा भी, मतलब मैं तो कभी कोचिंग नहीं किया हूँ, बट कई बार ऐसा मेरे को अपने फ्रेंड से सुनने को मिला है कि सोचो इंजीनियरिंग के, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट ऑल द सब्जेक्ट्स आर कवर्ड एंड लास्ट में नेटवर्क थ्योरी को कराया गया. अब सोचो, अब मैं क्या बोलूँ, सारे सब्जेक्ट को कवर कर लिया और बाद में नेटवर्क थ्योरी को कराया गया. तो आप सोच सकते हो, इससे ज़्यादा मेरे को कुछ नहीं बोलना, आप समझ सकते हो. कई बार ऐसा भी क्या होता है कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को एकदम लास्ट में कराया जाता है. आप सोचो, आप कैलकुलस पढ़ते हो, इसमें वेक्टर कैलकुलस जो इंजीनियरिंग में आपको मिलता है, नॉर्मल कैलकुलस तो आप 11-12 में भी मतलब क्लास 12 में भी सीखे हो, है ना, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन उसको आप सीखे हो. बट अगर मैं वेक्टर कैलकुलस की बात करूँ तो वेक्टर कैलकुलस आपको मिलता है कब? जब आप इंजीनियरिंग में आते हो, है ना. अब आप सोचो, आपको वेक्टर कैलकुलस के बारे में कुछ आइडिया नहीं है, अच्छे से आपका कमांड नहीं है ना. अगर कुछ है तो वो आपने याद कर लिया, स्टोक्स थ्योरम आपने याद कर लिया, ग्रीन्स थ्योरम आपने याद कर लिया, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम आपने याद कर लिया. क्या होता है अगर मैं आपको बोलूं तो मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि आपको एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि क्या होता है. क्यों आप गॉस थ्योरम यूज करते हो, क्यों आप ग्रीन्स थ्योरम यूज करते हो, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होता है ना, स्टोक्स थ्योरम क्या होता है, आपको कुछ आइडिया नहीं है. अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो जस्ट बिकॉज आप याद कर लिए हो, है ना, कैसे सिंगल इंटीग्रल कैसे डबल इंटीग्रल को हैंडल करते हो, बस. क्योंकि मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से मैं ये बात जानता हूँ और ये बात आप भी जानते हो. तो सोचो, आपने वेक्टर कैलकुलस को अच्छे से समझा नहीं मैथ्स में और आप चले गए ईएमएफटी पढ़ने के लिए. अब मैं इससे आगे क्या बोलो. अगर आप ईएमएफटी पढ़ते हो तो मैं देखता हूं कि मैक्सिमम स्टूडेंट को ईएमएफटी से बहुत ज़्यादा डर लगता है और ये बात एकदम 100% फैक्ट है. ओके, सो दिस इज अ 100% फैक्ट दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर अफ्रेड ऑफ ईएमएफटी बिकॉज दे डोंट हैव अ गुड कमांड ऑन द सिलिंड्रिकल एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. एंड ऐसा क्यों होता है? बिकॉज उसमें क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं इंटीग्रेशन के ऊपर में एंड उनको अच्छा आइडिया ही नहीं होता है कि कैसे करना है इंटीग्रेशन, कहाँ क्या करना है, कंफ्यूज हो जाता है, उनको देख कर डर लगता है. जबकि वो क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इजी है एंड जिसके लिए आपको इवन ज़्यादा प्रैक्टिस की भी ज़रूरत नहीं है. समझ रहे हो ना, बस वो डरा देते हैं ना, उतने में ही काम मतलब आधे लोग निपट जाते हैं. समझ रहे हो ना. तो ये ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आपका कैलकुलस, दैट मीन्स वेक्टर कैलकुलस में अच्छा कमांड नहीं है, आप इंटीग्रेशन को नहीं हैंडल कर पाते हो, है ना. तो यही रीजन होता है. अगर आप बहुत अच्छी तरीके से प्लानिंग करो ना कि किस सब्जेक्ट को किसके पहले करना है, किस सब्जेक्ट को किसके बाद में करना है, तो आपको ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, फिर ना आप सब्जेक्ट को एंजॉय कर सकते हो. अब मान लो कि मैंने आपको ट्रांसफॉर्म थ्योरी नहीं करा है, दैट मीन बेसिकली लैप्लास ट्रांसफॉर्म, फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर सीरीज ये सब नहीं करा है मान लो, ठीक है, और मैं चला गया सिग्नल्स सिस्टम में, तो क्या होगा उससे? जबरदस्ती का मुझे एफर्ट करते रहना पड़ेगा सिग्नल्स सिस्टम में. आपको कुछ समझ में आएगा नहीं, मेरे को अच्छे से पता है. आप क्या करोगे? रट लोगे. अच्छा ये कन्वोल्यूशन है, इसको ऐसे करते हैं. अच्छा ये क्या है? कॉजल सिस्टम है, इसको ऐसे डील करते हैं. तो आप रटते जाओगे तो आपको स्टार्टिंग में तो अच्छा लगेगा.
जब आप एक दो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो आपको अच्छा लगेगा। जैसे ही आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ने लगोगे उसके बाद क्या होगा पता है, आपका प्रेशर में आपका दिमाग फट जाएगा। आपको लगेगा कि यार इतना कुछ है, मतलब अब कैसे याद रखूँ, कैसे क्या करूँ। इसीलिए बिकॉज आपका बेसिक कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं है कि क्यों आप फोरियर सीरीज पढ़ते हो, है ना। फिर क्या रीज़न है, क्या ऐसा चीज़ है जो फोरियर सीरीज नहीं कर पाता है जिसकी वजह से आप फोरियर ट्रांसफॉर्म में जम मारते हो। फिर फोरियर ट्रांसफॉर्म में ऐसा क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप लैप्लास और जेट ट्रांसफॉर्म में जब मारते हो, डिपेंडिंग कि वो कंटिन्यूअस सिस्टम है या डिस्क्रीट टाइम सिस्टम है, ठीक है। तो ये सब चीज़ का जब आपको आइडिया हो जाता है तो आप फिर सब्जेक्ट को एंजॉय करने लगते हो। फिर जो आपको प्रेशर है ना वो आप देखोगे कि ग्रेजुअली वो मतलब आप बोल सकते हो ना कि बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है आपको वो प्रेशर, बिकॉज आपको अब एग्जैक्टली समझ में आने लगता है कि आप क्या पढ़ने वाले हो, क्यों पढ़ने वाले हो, ठीक है। सो कमिंग टू द सिलेबस पार्ट, मैं स्टार्ट करूंगा ट्रांसफॉर्म थ्योरी के साथ में। मैं लैप्लास को हैंडल करूंगा यहाँ पे, मैं यहाँ पे आपका फोरियर सीरीज भी हैंडल करूंगा। फोरियर सीरीज इज नॉट एक्चुअली ट्रांसफॉर्म थ्योरी, है ना। ट्रांसफॉर्म थ्योरी का मतलब क्या होता है, कहीं पे आप कुछ ट्रांसफॉर्म करोगे, है कि नहीं। तो फोरियर सीरीज इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ कैलकुलस, है ना। बट मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्म कराऊंगा, मैं फिर आपका जेड ट्रांसफॉर्म करा दूंगा आपका, फिर मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म भी आपका फोरियर सीरीज भी करा दूंगा, ओके। उसके बाद जब ये मैं करा लूंगा ना, बेसिकली मेरा यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है लैप्लास। मैं इसलिए लैप्लास कराना चाहता हूँ बिकॉज अगर मैं कंट्रोल सिस्टम पे जंप मारता हूँ, है ना, तो वहाँ पे फिर मैं आपको लैप्लास नहीं बताऊंगा, वहाँ पे मैं सीधा बताऊंगा। अगर मैं कुछ लिख रहा हूँ तो वहाँ पे मैं सीधा बता दूंगा कि इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म ये होता है। तो ये आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पहले इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पे आओ मेरे चैनल पे, फिर आप मेरे से लैप्लास ट्रांसफॉर्म करो एंड देन फिर कंट्रोल सिस्टम में जंप मारो। क्योंकि अगर आप कंट्रोल सिस्टम में सीधा जंप मारते हो और मैं किसी चीज़ का लैप्लास ट्रांसफॉर्म करवा देता हूँ और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो वो टोटली आपकी गलती है। समझ में आया, वो टोटली आपकी गलती है एंड यू आर सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट अंडरस्टैंडिंग द कंट्रोल सिस्टम। क्लियर कर दिया मैंने बात। तो जैसे ही मैं ट्रांसफॉर्म थ्योरी खत्म करूंगा तो उसके बाद आप सिग्नल्स एंड सिस्टम और कंट्रोल सिस्टम पढ़ने के लिए अच्छे तरीके से पूरा एलिजिबल हो जाओगे। एंड इवन आप देखोगे कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज हर उस जगह पे होता है जहां पे आप टाइम डोमेन से एस डोमेन पे जंप करते हो, है कि नहीं। अगर आप ट्रांजिएंट भी पढ़ते हो, ट्रांजिएंट इन नेटवर्क थ्योरी, तो वहां पे भी आप लैप्लास का यूज करते हो। मुझे नहीं पता कि आपको पता है कि नहीं पता है, बट जिन लोगों को पता होगा उनको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। और जिनको नहीं पता होगा तो जब मैं नेटवर्क थ्योरी में ट्रांजिएंट पढ़ाऊंगा तो फिर आप पढ़ लेना मेरे से। क्लियर। सो मैं ट्रांसफॉर्म थ्योरी पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं कंट्रोल एंड सिग्नल भी मैं देखूंगा। जैसे मेरा टाइम मैनेज होता है मैं उसी के हिसाब से मैं सब्जेक्ट को स्टार्ट करूंगा। फाइन। उसके बाद मैं जंप करूंगा कैलकुलस पे, ठीक है। तो मैं ट्रांसफॉर्म थ्योरी से स्टार्ट करूंगा, फिर मैं जंप करूंगा कैलकुलस पे। कैलकुलस पे क्यों जंप करूंगा, बिकॉज कैलकुलस में मैं आपको नॉर्मल डिफरेंशियल कैलकुलस बताऊंगा, जिसका आइडिया आपको तो एटलीस्ट होगा ही अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो, क्योंकि आपका क्लास 12 पूरा डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन से ही भरा हुआ है उसका सिलेबस क्लास 12 का। तो आपको बेसिक तो कुछ आइडिया होगा, तो वो बेसिकली एक रिकैप होगा, है ना। वो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, रिकैप करेंगे, क्योंकि इंजीनियरिंग में भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है उसके ऊपर में। सो हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस देखेंगे, इंटीग्रल कैलकुलस देखेंगे और भी बहुत कुछ है। जैसे कि आपका देख लो, आपको नया चीज़ क्या मिलता है, मोनोटोनिसिटी, आप वो 12 में पढ़ते हो। मैक्सिमा एंड मिनिमा आप 12 में पढ़ते हो बट सिंगल वेरिएबल के लिए। तो यहाँ पे एक चीज़ नया आपको मिलेगा कि 2 वेरिएबल्स के लिए आप कैसे मैक्सिमम और मिनिमम निकालोगे। क्लियर। उसके बाद अगर मैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूँ, यहाँ पे तो लिमिट है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है। बहुत कम देखने को मिलता है इसमें क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल वालों को खास करके। तो इसमें और आपका क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, वेक्टर कैलकुलस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ईएमएफटी को समझने के लिए। अगर आप वेक्टर कैलकुलस अच्छे से समझ गए ना कि किस तरीके से इंटीग्रेशन को किया जाता है, पाथ डिपेंडेंसी, पाथ इंडिपेंडेंसी, सब कुछ ये सब क्या होता है, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, सब कुछ कैसे हैंडल करते हैं, तो आपको ईएमएफटी ना बहुत ईजी लगेगा। एंड एक्चुअल में ईएमएफटी क्या है पता है, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है एंड रियली बहुत ज़्यादा टफ सब्जेक्ट भी है। ये बात मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि वो रिसर्च का बहुत बड़ा एक पार्ट बन जाता है ईएमएफटी, है ना। बट अगर आप गेट के सिलेबस को अगर आप फोकस करते हो या फिर अंडर ग्रेजुएट लेवल में जो एक नॉलेज होना चाहिए, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ईएमएफटी बहुत ईजी है। समझ में आया मैं क्या बोला, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ईएमएफटी बहुत ईजी है। तो पता है, जैसे ही कैलकुलस में जब खत्म कर लूंगा ना, क्योंकि ये मेरा पहला ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद मेरे को कैलकुलस खत्म करना है, उसके बाद मैं खत्म करूंगा डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन का बेसिकली इंजीनियरिंग के किसी सब्जेक्ट के साथ बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पता नहीं है तो आप दूसरे सब्जेक्ट को नहीं पढ़ पाओगे, ऐसा कुछ मतलब बात ही नहीं है। आपको बेसिक डिफरेंशियल इक्वेशन तो पता होगा ना कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, वो तो आप क्लास 12 में पढ़ते हो, तो उतना से भी आप आगे सब्जेक्ट को पढ़ सकते हो। तो ये इतना बड़ा कुछ फैक्टर रोल प्ले नहीं करता है, ठीक है। तो इसको मैं स्टार्ट करूंगा, उससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला आपका बाकी सब्जेक्ट्स में। तो मैं अगर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करूं तो वहां पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर, बस इतना ही।
है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। अगर आप इतना समझ जाते हो तो आपका जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है बेसिकली यहीं से आता है, ठीक है। मैं तो बहुत ज़्यादा कराने वाला हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो वो आपके ऊपर रहेगा। और जब मैं वीडियोस बनाऊंगा मैथ्स में तो मैं बहुत जगह पे मेंशन भी कर दूंगा कि नॉट रिक्वायर्ड फॉर गेट, बट वो मैं नॉलेज के लिए डालूंगा कि अगर आप सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से समझना चाहते हो तो ये आपके ऊपर रहेगा कि वेदर आप उस लेक्चर को देखना चाहते हो या फिर नहीं देखना चाहते हो, है ना। वो मैं वीडियो पे क्लियरली मेंशन कर दूंगा, जिससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर आपके पास टाइम कम है, आपको लगता है कि मुझे कम से कम टाइम में मैथ्स में ज़्यादा स्कोर करना है, तो फिर आप उसको स्किप कर देना, कोई दिक्कत नहीं। और जिसको लगता है कि बहुत ज़्यादा उसको मैथ समझना है एप्लीकेशन वाइज, तो फिर वो देखेगा वीडियो को। क्लियर। तो जैसे ही मेरा डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं जाऊंगा लीनियर अलजेब्रा पे, है ना। दिस इज द स्टार्ट, ये मेरा क्या है, स्टार्ट, ठीक है। ये मेरा क्या है, स्टार्ट है। तो मैं लीनियर अलजेब्रा पे जाऊंगा। एक्चुअली मैं किसी में भी जा सकता हूँ, है ना, क्योंकि इसका और इसका किसी भी दूसरे सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, न्यूमेरिकल मेथड्स का थोड़ा बहुत देखने को मिलता है एप्लीकेशन, जब हम लोग गॉस एलिमिनेशन, गॉस सीडल, न्यूटन रैप्सन ये सब का बात करते हैं ना, तो उसका थोड़ा बहुत एप्लीकेशन हमको पावर सिस्टम में देखने को मिलता है ना, न्यूटन रैप्सन का, एंड देन गॉस सीडल इटरेटिव मेथड्स, तो वो सब हम लोग देखेंगे। बट ठीक है, वो उतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो ठीक है, वो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग बाद में भी कर सकते हैं, कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि इस चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आप देखोगे कि मोर देन 60 to 70% क्वेश्चन आए हुए हैं आज तक, वो है न्यूटन रैप्सन मेथड। बाकी से भी आते हैं कुछ, कभी कभी रंगाकुट्टा से भी आ जाता है, फिर आपका यूलर मेथड से भी आ जाता है, बट न्यूटन रैप्सन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम गेट पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। या फिर दूसरे टेक्निकल एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है न्यूटन रैप्सन मेथड, ओके। तो मैं बात कर रहा था लीनियर अलजेब्रा की। तो लीनियर अलजेब्रा में आपका क्या आता है, मैट्रिक्स आता है, उसके बारे में आपको बेसिक एक आइडिया होता है, आप तो अच्छा खासा पढ़ते हो 11 में। फिर डिटर्मिनेंट्स होता है, उसके बारे में भी आपको पता है। तो यहाँ पे नया चीज़ आप क्या सीखते हो पता है, आप सीखते हो कि कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, है ना। फिर आप रैंक के बारे में पढ़ते हो थोड़ा और अच्छे तरीके से, हालांकि रैंक भी आपको पहले मिला हुआ है 11 में, फिर भी मैं तो पढ़ाऊंगा, मैं बस एक बताना चाहता हूँ कि मैं किस तरीके से डील करने वाला हूँ। तो रैंक इंपॉर्टेंट हो जाता है वहाँ पे। फिर आपका आइगन वैल्यू, ये भी आप पढ़े हुए हो। तो इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है आपको, आइगन वैल्यू के बारे में अगर मैं आपको एक मैट्रिक्स दे दूँ और मैं आपको बोलूँ कि उसका मेरे को आइगन वैल्यूज चाहिए, तो आप में से 90% लोग और मे बी 99% लोग मेरे को आइगन वैल्यूज निकाल के दे दोगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि वो आइगन वैल्यू क्या मीन करता है, उसका एक्चुअली रियल लाइफ में क्या मीनिंग है, तो मैं ये लिख के दे सकता हूँ 100%, मैं इवन 99.99 नहीं बोलूँ, 100% आप लोग में से आप कोई आंसर नहीं दे पाएगा कि सर ये आइगन वैल्यूज का मीनिंग ये पर्टिकुलर चीज़ होता है, रियल लाइफ में ये इंडिकेट करता है। सो क्या कर सकते हैं, हमारा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम भी वैसा है ना। कुछ भी मतलब रट लो या प्रैक्टिस कर लो, एग्जाम में लिख कर आ जाओ, मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, यू आर ए गुड स्टूडेंट, दैट्स इट। तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। तो ठीक है, चलो नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं फिर। तो मैं आपको बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा कि क्या होता है आइगन वैल्यूज, उसका रियल लाइफ एप्लीकेशंस क्या होता है, ठीक है। फिर आपका केली हैमिल्टन थ्योरम है, वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर अगर मैं इस चैप्टर से और भी बात करूँ तो आपका और क्या इंपॉर्टेंट है, यही सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब आते हैं एग्जाम में, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस भी इंपॉर्टेंट हो जाती है गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो लीनियर अलजेब्रा में हम लोग ये सब चीज़ कवर करने वाले हैं, ओके। नाउ कमिंग टू द प्रोबेबिलिटी, नाउ इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट चैप्टर राइट फ्रॉम क्लास 11 और 12 जब भी था, मतलब तो इंटरमीडिएट से मेरा ये फेवरेट चैप्टर था प्रोबेबिलिटी। व्हाई? बिकॉज प्रोबेबिलिटी इज वन सच चैप्टर इन मैथमेटिक्स अलॉन्ग विद परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसमें कोई फॉर्मूला याद ही नहीं रखना पड़ता है। अगर आप 10 साल बाद भी अगर आपको कोई बोल दे कि आप इस चीज़ का प्रोबेबिलिटी निकालो, अगर आपका बेसिक्स अच्छा है तो आप निकाल लोगे, अगर आपको बस इतना पता है कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है ना। तो दिस इज ऑलवेज माई फेवरेट टॉपिक प्रोबेबिलिटी। ये मैं बहुत प्यार से समझाऊंगा आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो इसमें से ना गेट में एवरी ईयर ऐसा एक साल भी नहीं गया जिसमें से एक क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी पर नहीं आया, मिनिमम है, कभी कभी 2 भी आ जाते हैं, बट मिनिमम एक क्वेश्चन वो पूछते ही है इसमें से, है ना। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूँ तो पता है प्रोबेबिलिटी में क्या होता है आपका, एक होता है आपका बेसिक प्रोबेबिलिटी, मतलब बेसिक कंसेप्ट इन प्रोबेबिलिटी, जिसमें आपका आ गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी, है ना, इंडिपेंडेंट, नॉन इंडिपेंडेंट इवेंट, एक्सक्लूसिव इवेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट, है ना, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। तो ये सब कुछ उसमें आ जाता है बेसिक वाले प्रोबेबिलिटी में। उसके बाद जो आपको इंजीनियरिंग में जो बहुत ज़्यादा डिटेल में मिलता है वो है आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वो इंपॉर्टेंट है एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर मैं बात करूंगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, फिर मैं बात करूंगा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, और फिर मैं बात करूंगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है प्रोबेबिलिटी के अंदर, जहाँ से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। अगर मैं न्यूमेरिकल मेथड्स की बात करूँ
है ना। तो उसके बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया कि यहाँ पे क्या होता है, न्यूटन राफ्सन मेथड इंपॉर्टेंट होता है ना। न्यूटन राफ्सन के बारे में आपको अच्छा खासा आइडिया होना चाहिए इसमें। तो बस यही सब है, ठीक है, बस यही सब है, कुछ भी टेंशन नहीं लेना है। ओके, आराम से मैं मैथ्स को स्टार्ट करूंगा। सॉरी, एक कैप। तो आराम से मैं स्टार्ट करूंगा मैथ्स को। ओके, आराम से मैं स्टार्ट करूंगा, सब कुछ अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको, ट्रांसफॉर्म थ्योरी से लेके न्यूमेरिकल मेथड तक। तो इस तरीके से हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। तो मैं फिर से बोला कि ये तीनों चैप्टर में मैं कोई भी स्टार्ट कर सकता हूँ, है ना। अगर आप मेरे को कुछ बोलोगे भी कि सर आप ये चैप्टर स्टार्ट कर दो, हाँ तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन पहले मेरे को ये तो खत्म करना है, ये मस्ट है। ट्रांसफॉर्म थ्योरी, कैलकुलस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक मैं ये खत्म नहीं करूँगा तब तक मैं ना ही कंट्रोल सिस्टम, ना ही सिग्नल्स एंड सिस्टम और ना ही EMFT स्टार्ट करूँगा। तो ये बात मैं एकदम क्लियर कर देता हूँ। जब तक मेरा ये वाला एंड ये वाला जब तक फिनिश नहीं हो जाता, स्पेशली इसमें वेक्टर कैलकुलस, उसके बाद मैं क्या करूँगा, EMFT कंट्रोल सिग्नल मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो यही मैंने इंट्रोडक्शन बनाया, मैंने इसलिए इंट्रोडक्शन बनाया बिकॉज मैं बस ये चाहता था कि आपको एक्चुअल में समझ में आ जाए कि किस तरीके से, किस फॉर्मेट में पढ़ना चाहिए, है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे लेक्चर्स देखो, अगर आपको अच्छे लगते हैं आप देखो, अगर आपको अच्छे नहीं लगते तो आप इग्नोर करो। लेकिन आप खुद भी अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो ये मेक श्योर करना है कि ट्रांसफॉर्म थ्योरी और कैलकुलस आप पहले कवर कर लो। मतलब सिग्नल्स एंड सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, EMFT पढ़ने से पहले आप खत्म कर लो, इवन अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो, ठीक है। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आपको ये समझ में आ जाएगा ना, तो आपको कोई भी कंट्रोल, सिग्नल और EMFT पढ़ा रहा है तो आपको बहुत प्यार से समझ में आएगा। फिर आपको मतलब सोचना नहीं पड़ेगा कि यार क्या बोल रहा है सामने वाला। क्लियर हो गया? तो ऐसे हम लोग डील करने वाले हैं, ठीक है। तो यही है हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का सिलेबस। और पता है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का वेटेज की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 10 मार्क्स टू 15 मार्क्स, है ना। 10 मार्क्स टू 15 मार्क्स गेट में आता है, दैट इज 10% टू 15%, क्योंकि 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। सो 10% से 15% मार्क्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स को अलॉट किया जाता है। आप सोचो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली 15 मार्क्स होता है, बट कभी कभार देखने को मिलता है कि 1-2 मार्क कम भी रह जाता है उसमें, है ना। तो आप बोल सकते हो 10 या 12 मार्क्स से 15 मार्क्स तक एग्जाम में आता है। तो समझ रहे हो ना कितना ज़्यादा मार्क्स है। एंड ये सबसे ईजी भी है सिलेबस में। अगर आप दूसरे सब्जेक्ट के साथ भी कंपेयर करो तो बहुत ईजी है, मतलब इसको कवर करना इतना डिफिकल्ट नहीं है। थोड़े बहुत प्रैक्टिस कर लो आप, बस जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको मैथ्स में वो तो मोर देन सफिशिएंट। उतने क्वेश्चन में आपका अच्छा खासा एक बेस बन जाएगा, है कि नहीं। क्योंकि जब इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की बात आती है देन मिलियंस ऑफ क्वेश्चंस कैन बी फ्रेम्ड ऑन ए सिंगल टॉपिक, है ना। मिलियंस ऑफ क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड। तो आप इतना क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करोगे, तो पॉसिबल नहीं है ना। तो आपको क्या करना है, आपको कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, हर एक टॉपिक, हर एक सब टॉपिक को आपको अच्छे से कवर करना है। उसके बाद क्वेश्चन बनाना कौन सा डिफिकल्ट बात है, ठीक है। और वैसे भी आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। मैथ्स से मतलब आपको हेडेक लेने की जरूरत ही नहीं है ना। तो इतना सब कुछ हम लोग कर लेंगे तो उसके बाद हमारा मैथ्स का जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। तो ये टाइम लेगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैथ्स को मैं बहुत ज़्यादा मतलब लेंदी ना बनाऊं, है ना। तो मैं कोशिश करूंगा कि एक कॉम्पैक्ट वे में डिज़ाइन करूं, कि ऐसा ना हो कि आप कुछ भी याद कर रहे हो, आप समझ रहे हो। बट एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि एज एन इंजीनियर वी शुड नॉट डाइव डीप इनटू मैथमेटिक्स, है ना। क्योंकि हमको एप्लीकेशन, इंजीनियर्स व्हाट बेसिकली इंजीनियर्स डू, दे टेक द एप्लीकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर कंसेप्ट, है ना। वो जो भी मैथ्स का कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है उसको एप्लीकेशन में यूज करते हैं। वो मैथ्स में कुछ नया चीज़ नहीं ढूंढते हैं। अगर आपको मैथ्स में कुछ नया चीज़ ही ढूंढना है तो फिर आप इंजीनियरिंग छोड़ के फिर आप मैथमेटिक्स को स्टडी करो, सिर्फ ओनली मैथमेटिक्स। बट जब आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो तो जस्ट मेक श्योर कि आपको वो चीज़ समझ में आए जो आप यूज़ कर रहे हो फ्रॉम एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। ये बात मैं एकदम क्लियर रख देता हूँ आपके सामने। तो मैं इसी तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़े। आपको हर एक टर्म जो होता है, जो मुझे लगता है कि आपको जानना चाहिए, तो आप वो जानोगे अच्छे तरीके से। और आपका जो दूसरा सब्जेक्ट जो होता है जिसमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का यूज़ होता है, आपका कमांड उसमें बहुत अच्छा होगा। क्लियर? तो चलो ठीक है, मैंने बस ये इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विथ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ओके, सो थैंक यू सो मच।